हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से हाइपो कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड हाइपो? तो आपको बताना है कि जो हाइपो है वो किसके नेम को बोला जाता है, कौन से केमिकल नेम को बोला जाता है। ऑप्शंस हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है सोडियम थायोसल्फेट। तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट कई चिकित्सा उपयोगों के साथ एक महत्वपूर्ण अकार्बनिक नमक है। तो बहुत जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इट इज़ कॉल्ड सोडियम थायोसल्फाइड और हाइपो। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? हाइपो है। ठीक है। पॉपुलरली ये हाइपो के नाम से ही जाना जाता है। और जनरली जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती है ना, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन के हाश्र के लिए उत्तरदायी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन? तो जो ओजोन लेयर है, ठीक है, उसके हाश्र के लिए कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाईली एल्कलाइन मीडियम, अत्यधिक क्षारीय माध्यम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ओजोन के डिप्लीशन का कॉज है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं CFCs, ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, गैर विषैले गैर ज्वलनशील रसायन होते हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं CFCs, ठीक है, इनमें किसके किसके परमाणु होते हैं? कार्बन के, क्लोरीन के और फ्लोरीन के। ठीक है। और दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसोल स्प्रेज, ब्लोइंग एजेंट्स फॉर फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल्स। तो ये जो पैकिंग सामग्री होती है, फोम, इन सभी चीज़ में इसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? अब जो डेल्टन्स हैं उनका नाम किससे संबंधित है? ऑप्शंस हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या फिर न्यूट्रॉन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है परमाणु। तो जो डेल्टन हैं उनका जो नाम है वो किससे रिलेटेड है? एटम से रिलेटेड है। उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी केमिस्ट्री में, और उनके मेन पॉइंट्स क्या थे उनके थ्योरी के? तो जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जो तत्व अत्यंत कैसे बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, और वो जो छोटे कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। एक तो उन्होंने ये बताया था। ठीक है। सेकंड, किसी दिए गए तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में समान होते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे ना, किसी भी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, तो जो उसका जो एटम्स के जो साइज होता है ना, किसी भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, सपोज माना एक्स कोई भी एलिमेंट है, इसके जो भी एटम्स होंगे उनका साइज, मास और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी रहेंगी? आइडेंटिकल रहेंगी। ठीक है, सिमिलर रहेंगी। थर्ड क्या बोला था इन्होंने? एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जो परमाणु होते हैं, ठीक है, उनको ना ही नष्ट किया जाता है, ना ही निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, ये उन्होंने बोला था अपनी थ्योरीज में। और क्या बोला था? फोर्थ पॉइंट है,
atoms of different element combine in a simple whole number ratios to form chemical compounds. ठीक है, तो जो विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में मिलकर रासायनिक यौगिक को बनाते हैं, ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड किया था. फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में परमाणु संयुक्त अलग या पुनः व्यवस्थित होते हैं. इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज. में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी, यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे, फिर आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना, वो कंबाइन होते हैं या सेपरेट होते हैं या फिर रीअरेंजमेंट होता है उनका. ठीक है, या फिर कंबाइन होंगे, सेपरेट होंगे या फिर रीअरेंजमेंट होगा. तो जो डेल्टन ने 5 आपके थ्योरीज दी थी, 5 पॉइंट्स दिए थे अपनी थ्योरी में, तो ये आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया. भारत में आमों को पकाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है. ऑप्शंस हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम कार्बाइड. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कैल्शियम कार्बाइड. तो जो मैंगोज को राइप करने के लिए, उनको पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है कॉमनली इंडिया में? कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है. ठीक है, यहाँ पे भी यही मेंशन किया है कि जो भारत में आमों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, यह फलों से श्वसन से निकलने वाली नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है. ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है? जो भी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, जो किससे निकलता है? बाय द रेस्पिरेशन ऑफ फ्रूट. ओके, तो आपको बस इसमें बेसिकली यही याद रखना है कि जो कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है आमों को पकाने के लिए, वो क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है. फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा ये जो हमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनमें से एक ऐसा कंपाउंड आपको बताना है जो क्या एग्जिबिट करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्शंस हमारे पास क्या है? फेरल रिएक्शंस, फेरल प्रतिक्रियाएं, रिडॉक्स प्रतिक्रियाएं, डिमग प्रतिक्रियाएं या फिर कैरोल प्रतिक्रियाएं. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है फेरल प्रतिक्रियाएं. ठीक है, तो ये जो फेरल प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या एग्जिबिट करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग. तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं उसमें से सबसे जो ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है वो कौन सा है. हमें क्या दिए हैं? मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं. ठीक है, इन अ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ये N है. ठीक है, यहाँ पे SO3H दे रखा है, COH दे रखा है और NO2 दे रखा है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है NO2. ठीक है, और यहाँ पे आपको ये डीएक्टिवेशन की एक सीरीज़ दे रखी है, करेक्ट ऑर्डर दे रखी है कि ग्रेटर सबसे ज़्यादा क्या है? NO2, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, ऐसे करके सबसे कम किसका हो जाएगा? COOH का. ठीक है, और सबसे ज़्यादा Na2 का. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें. 7th क्वेश्चन है, एज ऑफ फॉसिल्स मे बी फाउंड आउट बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन्स. द आइसोटोप्स आर, अब आपको जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, हम उनकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं. किसके रेशियो से डिटरमाइन कर सकते हैं? कार्बन के अलग अलग जो आइसोटोप्स हैं. ठीक है, और ये जो आइसोटोप्स क्या है ये आपको बताना है. कौन सा आइसोटोप्स है वो? कार्बन 12 एंड कार्बन 13, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 या फिर कार्बन 12 एंड कार्बन ब्लैक. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है कार्बन 12 एंड कार्बन 14. ये कार्बन के ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनसे हम फॉसिल की एज को पता लगा सकते हैं. 8th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग वाटर सोर्स द वाटर इज लाइकली टू बी कंटामिनेटेड विथ फ्लोराइड. तो आपको बताना है कि जो भी वाटर सोर्स हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं ना, जैसे ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, रेन वाटर. ठीक है, तो इनमें से फ्लोराइड से कौन सा कंटामिनेटेड है? ठीक है, जिसमें मतलब फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा क्या होगा? कंटेंट होगा.
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये ऐसा एक जल स्रोत है जो कि फ्लोराइड से क्या होता है, अफेक्टेड होता है, कंटामिनेटेड होता है। 9th क्वेश्चन है which one among the following will you put into pure water in order to pass electric current through it? निम्नलिखित में से क्या विद्युत प्रवाह को पारित करने के लिए आप शुद्ध पानी में मिलाएंगे? तो आपको बताना है कि आप शुद्ध पानी में ऐसा क्या मिलाएंगे कि उसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ठीक है, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, नींबू का रस या फिर चीनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है नींबू का रस। तो हम जो प्योर वाटर में क्या ऐड करेंगे, नींबू का रस अगर ऐड करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। 10th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच राइपन द फ्रूट? निम्नलिखित में से कौन सी गैर विषैली गैस फल को पकाने वाले एंजाइम के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं एसिटाइलिन, इथेन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये जो एसिटाइलिन है वो नॉन टॉक्सिक गैस है जो क्या करता है, ऐसे एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करता है, ऐसे एंजाइम्स का निर्माण करने में मदद करता है जो कि क्या करे, फलों को पकाने के काम आता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज, यहाँ पे नोट को हम काट देंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा अगर गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करेगी। ऑप्शंस हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिम्मेदार है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेज एंड हीट्स ऑफ द अर्थ सरफेस देयरबाय कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका अगर लेवल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो क्या कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। 12th क्वेश्चन है विच गैस इज मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर? तो आपको बताना है कि जो कौन सी ऐसी गैस है जो वायु का प्रमुख प्रदूषक है। ऑप्शंस हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर प्रोपेन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है, गैस एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज एनीमिया? तो आपको बताना है ऐसे मिनरल, ऐसा खनिज जो एनीमिया को कॉज करता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है मैग्नीशियम, आयरन, जस्ता या फिर शीशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है लोहा। ठीक है, अगर आयरन का कंटेंट कम हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है। आयरन इज अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप। तो जो आयरन होता है एक ऐसा खनिज है जो शरीर के विकसित और वृद्धि करने में बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और जब शरीर में आयरन की कमी के कारण शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं तो शरीर हीमोग्लोबिन और क्या है, मायोग्लोबिन जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने के लिए लोहा उपयोग करता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और मायोग्लोबिन नहीं बनेगा अगर आयरन हमारी बॉडी में सही मात्रा में नहीं हुआ तो। ठीक है, तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को विकसित और वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है। 14th क्वेश्चन है द मोस्ट मैलेबल मेटल इज, सबसे लचीला धातु आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सबसे मैलिएबल या फिर हम बोल सकते हैं सबसे जो लचीला धातु होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है एनायंस आर फॉर्म्ड बाय। तो एनायंस कैसे बनते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन प्रदान, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करके,
न्यूट्रॉन की प्राप्ति करके या फिर न्यूट्रॉन प्रदान करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करेंगे तो क्या बनते हैं, हमारे एनायंस बनते हैं, ठीक है, ऋण आयन बनते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीकरण, अपचयन, विकीकरण या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ऑप्शन है अपरूप, आइसोटोप, संभारिक या फिर सम न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है एलोट्रोप। तो ओजोन का, ऑक्सीजन का क्या है, एक एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के विभिन्न रूप, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड, ये सारे एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। मतलब कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, चारकोल की बात करें या फिर हीरा की बात करें, वो सारे ही किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोल देंगे, कार्बन का एलोट्रोप बोल देंगे, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है आर्गन। तो आर्गन एक इनर्ट गैस है। 19th क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड rods above the inner edge to provide necessary centripetal force to the vehicles to take a safe turn is called। ठीक है, ऐसी आपको ऐसी वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स, कॉर्नरिंग ऑफ रोड्स, एलिवेशन ऑफ रोड्स या फिर टेम्परिंग ऑफ रोड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ऐसा फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड, जैसे अगर कोई कर्व्ड रोड है उसके आउटर एज को क्या करना, रेज करना, ठीक है। तो ताकि मतलब अच्छे से ये सब ये प्रोसेस हो सके, वाहनों की सुरक्षित, जैसे कोई भी टर्न होता है ना, ठीक है, जब हम ट्रैवल करते कभी टर्न आता है तो उस पर सुरक्षित मोड़ लेने के लिए जो आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए किसी भी, अगर जो कोई घुमावदार सड़क है तो उसके बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की, जो बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ पता होगी, एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं उसमें वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। और अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ऑप्शंस है हमारे पास त्वरण, विद्युत धारा, बल या फिर संवेग। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है विद्युत धारा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, विद्युत धारा है, ठीक है। 21st क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस है जेबी डनलप, एल्फ्रेड नोबल, जेम्स सिमॉन्स या फिर पीटर। ऑप्शंस जो ये हमें दे रखे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है एल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का आविष्कार एल्फ्रेड नोबल ने किया था। 22nd क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। तो आपको टेम्परेचर बताना है जहाँ पे जो प्योर वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, और स्पेसिफिक आपको दे रखा है कि फ़ारेनहाइट में ही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 32, 0, 48 या फिर 37। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 32, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे हमने
पहले ही क्वेश्चन किया था कि वेक्टर क्वांटिटी बताना था, अब आपको यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण या फिर गति। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है गति, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। जैसे यहाँ पे आयरन का हेमेटाइट दे रखा है, ठीक है, कॉपर का पिंच ब्लेड दे रखा है, ठीक है, और थोरियम का क्या दे रखा है, मोनाजाइट दे रखा है। तो आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ओनली ए, ओनली बी, ओनली ए एंड बी या फिर ओनली ए एंड सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है ओनली बी। तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, बी है और बाकी ए और सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ। तो आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक कौन क्या है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम सन एज वेल एज फ्रॉम अर्थ में से, ठीक है, पृथ्वी में से और सूर्य में से जो ऊष्मा क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, ठीक है, उसके अवशोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन आपको डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सीरीज़ आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।